मित्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते पुनः हम ऑनलाइन मोड में आए हैं और हमारे जो अधूरा पाठ्यक्रम रह गया है उसे हम पूरा करेंगे। मित्रों, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंड ग के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी मेरे द्वारा आपको इस महान विचारक के बारे में जानकारी दी गई और आज पुनः इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, भारतीय राजनीतिक विचारक जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें 3 खंडों में आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विचारक दिए हुए हैं वो लगभग हम सभी पर चर्चा कर चुके हैं। मनु, कौटिल्य और शुक्र खंड क के अंदर हैं। खंड ख के अंदर राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद ये विचारक हैं। इन पर भी हमने चर्चा की। और खंड ग के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, लगभग हम सभी विचारकों पर चर्चा कर चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय को लेकर भी मैंने पहले पिछला वीडियो बनाया था और आज हम जयप्रकाश नारायण को लेकर आए हैं। मित्रों, जेपी नारायण जी कहते थे कि समाजवाद का उद्देश्य समाज का सुमेलपूर्ण और संतुलित विकास है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आधुनिक भारत के सबसे अग्रणी समाजवादी नेता थे और इनका जन्म बिहार के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1902 में हुआ था। मित्रों, ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे और इनकी शिक्षा आंशिक रूप से भारत और थोड़ी बहुत अमेरिका में संपन्न हुई। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। पटना से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण इनका विद्यार्थी स्तर मध्यम श्रेणी से भी ऊपर माना गया है। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु में इनका जब विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात, विवाह के उपरांत ये राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए और इनके ससुर बाबू ब्रजकिशोर स्वयं पटना के एक सुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मित्रों, इतनी कुशाग्र बुद्धि वाले जयप्रकाश नारायण जी अपनी इंटर की जो परीक्षा है इसको इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और छोड़कर
1921 में ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। मित्रों, बीजी तिलक, जिन्होंने उन्हें निर्भीक होकर कार्य करने की प्रेरणा दी, के प्रति ये बहुत अधिक आकर्षित हुए और सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में अरुचि होने के कारण इनको विदेश जाना पड़ा। विद्यार्थी काल में ही उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति अपनी जो भावना है उसे संजोया और इसलिए क्रांति के प्रति उनकी जो प्रबल प्रवृत्ति थी वो उनके अंदर की आत्मा में कूट कूट कर भरी थी। अमेरिका में जहां वो 1922 से 1929 तक एक विद्यार्थी के रूप में रहे, वहीं कैलिफोर्निया, शिकागो और ओहियो जैसे विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाई की। मित्रों, पूर्वी यूरोप के बुद्धिजीवियों के संपर्क में भी वो आए और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जब उनके संपर्क में आए तो एक मार्क्सवादी बन गए। यदि हम उनके शब्दों में ही कहें तो यह मेडिसन विस्कॉन्सिन था, जो लॉ फॉलेट प्रोग्रेसिव का घर है, जहां यहूदी और यूरोप में उत्पन्न सहपाठियों के साथ बैठकर मैंने मार्क्सवादी प्याले से उसकी विचारधारा का भरपेट आस्वादन किया है। ऐसे कथन, ऐसे विचार एम.एन. राय की तीखी टिप्पणियों का भी उन पर गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। मित्रों, और यही कारण रहा है कि उन्हें मार्क्सवादी बनने से कोई नहीं रोक सका। मार्क्सवादी सम्मोहन के वशीभूत जेपी क्रांति के मार्क्सवादी दर्शन से बड़े लोग प्रभावित हुए और वे मार्क्सवादी क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का शीघ्र परिणामदायी और प्रभावी उपाय मानते थे। क्योंकि रूस में लेनिन की रोमांचक सफलता और समानता तथा भाईचारे के प्रचार का उन पर प्रभाव पड़ा था और उनके अपने ही शब्दों में वे कौन से प्रारंभिक अनुभव थे जिन्होंने मेरे अवचेतन मन पर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की नींव डाल दी। सहानुभूति मेरे भीतर निहित थी, परंतु ऊपर के चेतना स्तर पर निश्चय ही इसे मार्क्सवाद उभार कर लाया। मित्रों, विद्यार्थियों, यद्यपि वो एक मार्क्सवादी थे, तथापि वे रूसी साम्राज्य के पक्ष समर्थक कभी नहीं बने। वास्तव में तो वे रूसी बोल्शेविक अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयों से इतनी दुखी हुए कि उन्हें रूसी साम्राज्य से घोर विरक्ति हो गई। 1940 में उन्होंने वैचारिक अनुशासन बलात् अपने पक्ष में करने की रूसी प्रवृत्ति की घोर निंदा की। तिब्बत के विषय में विस्तार पूर्वक चीनी मनोरथ की कटु निंदा की। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के प्रति साम्यवादियों के जो दृष्टिकोण के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। उनके द्वारा गांधी जी को भारतीय बुजुर्गवाद का पिट्ठू कहे जाने और राष्ट्रीय आंदोलन को बुजुर्ग आंदोलन कहकर उसकी भर्त्सना करने पर भी साम्यवादियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। कितनी अच्छी बात है। मित्रों, विद्यार्थियों, उन्होंने अनुभव किया कि साम्यवादी मॉस्को के इंगित पर नाच रहे हैं। साम्यवादी मॉस्को के इंगित पर नाच रहे हैं और उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य एक अखंड साम्यवादी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावा अतिरिक्त सभी औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन से अपने को पृथक
कर लेने की साम्यवादी जो नीति है जयप्रकाश नारायण की दृष्टि से वो मार्क्स विरोधी थी। साथ ही यह उसकी नीति के विपरीत भी थी जिसे लेनिन ने प्रकट किया था। साम्यवादी विचारधाराओं से भी वे विरक्त होते चले थे। वे अनुभव करने लगे कि मार्क्सवाद हमारी अधिकांश समस्याओं का उपयुक्त समाधान नहीं है। धीरे धीरे उन्हें भी यह अनुभव होने लगा कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं करता जिसे सुनिश्चित करने का दावा वो करता है। इस प्रकार उनके प्रजातांत्रिक समाजवाद का आरंभ हुआ। उन्हें मार्क्सवादी साम्यवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद में अंतर स्पष्ट होने लगा। स्वतंत्रता के प्रति उनका उत्साह, स्वतंत्रता के प्रति उनका उत्कट प्रेम, इन कारणों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों की पंक्ति उनके पीछे खड़ी हो गई। मित्रों, विद्यार्थियों, परंतु कांग्रेसी विचारधाराओं को वह अपनी प्रतिबद्धता सर्वांश में नहीं दे सके। वास्तव में मार्क्सवाद की और उनका पहला झुकाव तथा क्रांति के प्रति उनका आकर्षण, इन दोनों के कारण वे गांधी तथा कांग्रेस का जहां तक संबंध है दोलायमान की स्थिति में रहे। इनसे उनका मतभेद भी रहा। कुछ अन्य ऐसे कांग्रेसी के साथ जिनका संस्था से मोहभंग हो चुका था, उन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। उनके अनुसार कांग्रेस की नीति में सामाजिक तथा आर्थिक तत्व को समाविष्ट करने में इस नए दल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। मित्रों, विद्यार्थियों, निसंदेह उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी तथा उसके कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को ज्ञापित करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय प्रतिभा का परिचय दिया। मित्रों, जयप्रकाश नारायण जी के इस परिचय के बाद हम इनके राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। एक प्रजातांत्रिकवादी के रूप में मानवीय स्वाधीनता के प्रति उनके उत्कट प्रेम के कारण वे संसदीय प्रणाली के मूल्यांकन करने और उसकी दुर्बलताओं को प्रकट करने पर विवश हो गए। गांधी तथा विनोबा की भांति उन्होंने भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नैतिक आधार पर बल दिया। उन्हीं के शब्दों में, लोकतंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। जब तक लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक गुण यथेष्ट रूपेण विकसित नहीं होते, तब तक सर्वोत्तम संविधान और राजनीतिक पद्धति से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को प्रभावी रूपेण सक्षम बनाने के लिए इन बातों को आवश्यक माना। पहली बात जो वो जोर देकर कहना चाहते हैं, अहिंसा के प्रति घृणा, स्वतंत्रता और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के साहस के प्रति प्रेम का भाव, सहयोग की भावना, सत्य में प्रवृत्ति, दूसरों की सम्मति के प्रति सहिष्णुता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व का भाव, मानवीय समानता में आस्था और सादा जीवन बिताने की योग्यता। मित्रों, इन बातों से जेपी नारायण हिंसा के प्रति जो लोगों में भावना है, हिंसा के प्रति जो घृणा होनी चाहिए और अहिंसा को अपनाना चाहिए, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने महसूस किया कि बड़े स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में
यदि केंद्रीकरण होना है तो इसके लिए व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो घातक है। प्रजातंत्र पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। इससे उनके विचार में बड़े बड़े औद्योगिक लाभ कमाने वाले जो घराने हैं वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण कर लेते हैं। वो ये भी अनुभव करते थे कि सरकारी गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ जो प्रभाव बढ़ता जाता है और इस कारण अफसरशाही, नौकरशाही तंत्र पर मंत्रीगणों की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अफसर अपनी कृत्यों के प्रति, ऑफिसर्स अपने कार्यों के प्रति आज भी उत्तरदायी नहीं है और वो पहले की भांति आज भी रिश्वत लेता है। मित्रों, जेपीजी का मत है, विचार है कि निर्वाचन व्यवस्था में व्यस्क मताधिकार सुनिश्चित कर देने मात्र से हमारे प्रजातंत्र का व्यापक आधार प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे लोकतंत्र में संपन्न वर्ग तत्व प्रजातंत्र को प्रशस्य मिलता है, जनता के सोत्साह सहभाग वाला प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति का, एक आम आदमी का इससे मोहभंग हो जाता है और उसे लगता है कि काले व्यक्ति के स्थान पर श्वेत व्यक्ति, गोरा व्यक्ति सत्तारूढ़ हो गया है, सत्ता पर आसीन हो गया है और इसलिए उन्होंने अपने जोरदार शब्दों में कहा कि सरकार को अधिक से अधिक प्रजातंत्री बनाने के लिए सरकारी कार्यों को चलाने में जनता का सहयोग अधिक से अधिक लेना चाहिए, होना चाहिए और भारत में जनता की नीतियों को न तो बनाते हैं और न ही लागू करने में उनकी सहभागिता ली जाती है और इसी कारण हमारे लोकतंत्र की जो नींव है वो संकीर्ण होती जा रही है। मित्रों, विद्यार्थियों, जेपीजी की इस चर्चा को हम अगली वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। जेपीजी आगे कहते हैं, बताते हैं कि जो प्रजातंत्र है उसके समक्ष जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम और लोकतंत्रीय व्यवस्था में सुधार कैसे किया जा सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।